हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब तक मैं आप लोगों को बीए थर्ड सेमेस्टर से पहला प्रश्न पत्र पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में बता रहा था और इस भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के ऊपर मैंने 31 वीडियो को अपलोड किया है जो कि सभी सिलेबस को कवर करता है। आज मैं आप लोगों को बीए थर्ड सेमेस्टर से सेकेंड पेपर के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि प्रैक्टिकल है, यानी प्रयोगात्मक है। फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन सोशल साइंसेज, सामाजिक विज्ञानों में फील्ड वर्क की परंपरा। इसके तहत पहला यूनिट है यूनिक्वेंस ऑफ सोशल साइंसेज, सामाजिक विज्ञानों की विशिष्टता, यानी कि सामाजिक ये पहला यूनिट है, सामाजिक विज्ञान की विशिष्टता। इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। सामाजिक विज्ञान की विशिष्टता, सामाजिक विज्ञान क्या है। यहां हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंसेज। व्हाट इज सोशल साइंसेज क्या है। पहले हम साइंस को समझ लेते हैं, साइंस को समझ लेते हैं। व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। जैसा कि विज्ञान हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से ही बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि विज्ञान क्या है। किसी भी विषय का क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान है। किसी भी विषय का क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान है। यानी विज्ञान क्या है, किसी भी विषय का क्रमबद्ध तरीके से जब हम अध्ययन करते हैं, सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हैं और सुसंगठित तरीके से अध्ययन करते हैं तो वही अध्ययन हमारा विज्ञान कहलाता है। लेकिन विज्ञान होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। विज्ञान, कोई भी विषय इस तरह से विज्ञान नहीं हो जाता है। विज्ञान होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, वो 5 शर्तें होती हैं। 5 शर्तों का होना किसी भी विषय में आवश्यक होता है। यदि उस विषय में 5 शर्त नहीं है या 5 शर्तों को अपनाया नहीं जाता है तो उस विषय को हम विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। जैसे कि पहली शर्त क्या है, पहली शर्त होती है कि तथ्य संग्रह। ये 5 शर्तें होती हैं किसी भी विषय को विज्ञान बनाने के लिए। यह तथ्य संग्रह क्या होता है, डाटा कलेक्शन जिसको हम कहते हैं, डाटा कलेक्शन या मैटर कलेक्शन, पदार्थों का एकत्रीकरण। जैसे कि जब हम हाई स्कूल या इंटर में साइंस पढ़ते रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो शिक्षक हैं वह फूल लाने के लिए कहते थे, यानी कि खेतों से फूल लाने के लिए कहते थे, विभिन्न प्रकार के फूल लाने के लिए कहते थे। जैसे चने का फूल हो गया, मटर का फूल हो गया, अन्य पौधों का फूल हो गया। विभिन्न पौधों का फूल हम लोग लाते थे तो वह जो पौधों का फूल हम इकट्ठा करते हैं वह क्या हो जाता है, वह मैटर कलेक्शन हो जाता है, यानी कि तथ्य संग्रह हो जाता है। मटेरियल को हमने इकट्ठा कर लिया। अब विभिन्न प्रकार के फूलों को इकट्ठा करके हमने अब क्या किया, क्योंकि वह भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, कोई गुलाब का होता है, कोई गेंदे का होता है, कोई मटर का होता है, कोई चने का होता है, कोई सरसों का होता है। विभिन्न प्रकार के फूल हमने इकट्ठा कर लिया। वह क्या हो गया, हमारा डाटा कलेक्शन हो गया या मैटर कलेक्शन हो गया। हमने मटेरियल को इकट्ठा कर लिया। अब दूसरा जो स्टेप आता है वह है वर्गीकरण। अब हम वर्गीकरण करते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन के तहत जो सामान्य गुण वाले पौधे होते हैं, गुड़ के, यानी कि एक गुड़ वाले पौधे को हम एक जगह रखते हैं। जैसे कि सरसों के फूल को ले लेते हैं। जो सरसों का फूल होता है उस सरसों के फूल को हम एक जार में रख दिए, गुलाब के फूल को एक जार में रख दिए और मटर के फूल को एक जार में। इसी तरह से जितने भी फूल होते हैं सबको हम अलग अलग उनके गुण धर्म के आधार पे अलग अलग रखते हैं। सामान्य विशेषताएं वाले जो होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। यह हो गया वर्गीकरण। हमने वर्गीकरण कर लिया, तथ्य संग्रह कर लिया, वर्गीकरण कर लिया। फिर हम पर्यवेक्षण और निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो पौधों का या फूलों का हम बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं। सभी फूलों का अध्ययन करते हैं, सरसों के सभी फूलों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि वायदल हो गया, दलपुंज हो गया, जायांग हो गया, पुंकेसर हो गया, विभिन्न उसकी पत्तियां हो गई, विभिन्न उसके भागों का अध्ययन करते हैं। तो जब हम सभी फूलों के भागों का अध्ययन कर लेते हैं तो वह क्या हो जाता है, पर्यवेक्षण। हमने भली भांति उसको परीक्षित कर लिया, पुनरीक्षित कर लिया, निरीक्षित कर लिया, सभी फूलों का निरीक्षित कर लिया। उसके बाद हम सत्यापन करते हैं कि जो पौधे के फूल हैं, जो सरसों के फूल में हैं, इसमें इतने से इतने जायांग होते हैं, यानी कि जायांग होते हैं, पुंकेसर होते हैं, वायदल होता है, दलपुंज होता है,
परागकण होते हैं वगैरह जितने भी उसके पार्ट होते हैं, वह पार्ट उस पौधे में पाए जाते हैं, उस फूल में पाए जाते हैं। तो इस आधार पे हम एक सत्यापन कर लेते हैं, और जब सत्यापन कर लेते हैं तो उस आधार पे हम निष्कर्ष निकालते हैं या सामान्यीकरण निकालते हैं, जो कि एक सामान्य सिद्धांत के रूप में कार्य करता है, सामान्य सिद्धांत के रूप में एक कार्य करता है। तो इस तरह से यह जो स्टेप होता है, इन स्टेप का प्रयोग हम विज्ञान में करते हैं। जैसे कि तथ्य संग्रह को हम सबसे अच्छा समझते हैं H2+O के आधार पर, H2+O के आधार पे। जैसे कि हमने तथ्य संग्रह कर लिया, हाइड्रोजन का 2 भाग ले लिया, ऑक्सीजन का 1 भाग ले लिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ले लिया, तथ्य संग्रह कर लिया। फिर तथ्य संग्रह करने के पश्चात इसको हम पर्यवेक्षण करेंगे, सत्यापन करेंगे, और इस आधार पे हम निष्कर्ष निकालेंगे। यानी कि H2 और O को मिलाने पर क्या बनता है, H2O बनता है, यानी कि जल बनता है। यह क्या बनता है, जल बनता है। अब हम इसका सत्यापन करते हैं, इस फार्मूले का सत्यापन करते हैं। एक बार नहीं 10 बार करते हैं, 100 बार करते हैं, और यह ट्राई करते हैं, यह प्रयास करते हैं कि क्या भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न जगहों पे यह एक ही चीज बनता है या अलग अलग बनता है। तो जब हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न चीजों पर, भिन्न भिन्न जगहों पर जब एक ही बनता है, जैसे कि यह प्रयोग जो है हम भारत में करें, पाकिस्तान में करें, जापान में, अमेरिका में, चीन में, रूस में, कहीं भी करें, यह इस दोनों यौगिक को मिलाने पर H2O ही बनता है, जल बनता है। तो इस तरह से हम एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं, एक सामान्यीकरण कर लेते हैं कि यह जो घटनाएं घटित होती हैं, तो इन विभिन्न घटनाओं के संयोग से यह यौगिक उत्पन्न होते हैं। विभिन्न घटनाओं यानी कि H हाइड्रोजन के 2 भाग, ऑक्सीजन के 1 भाग मिलाने पर क्या बनता है, जल बनता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सामाजिक विज्ञानों में भी इस पद्धति को प्रयोग करते हैं। सामाजिक विज्ञान में भी इस पद्धति को प्रयोग करके हम सबसे पहले सामाजिक विज्ञान के किसी भी विषय को, किसी भी क्षेत्र में हम जाते हैं तो तथ्य संग्रह करते हैं। तथ्य संग्रह के बाद वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण करने के पश्चात उसका पर्यवेक्षण करते हैं, यानी कि तथ्यों का पर्यवेक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं। इसके पश्चात हम सत्यापन करते हैं, उसका बार बार सत्यापन करते हैं। सत्यापन करने के बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं, सामान्यीकरण निकालते हैं। सामान्यीकरण करके एक हम सिद्धांत दे देते हैं या सामान्य सिद्धांत दे देते हैं कि हमने जो डाटा कलेक्शन किया है इससे हमें यह रिसर्च प्राप्त होता है, यह अनुसंधान प्राप्त होता है। यानी कि भविष्यवाणी करने लायक हम अपना रिसर्च दे देते हैं, अनुसंधान करते हैं, या भविष्यवाणी की संभावना तक वह जा सकती है। जैसे कि चुनाव के समय हम जब क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, चुनाव के समय हम जब फील्ड का अध्ययन करते हैं, तो लोगों से जो ओपिनियन प्राप्त होता है, उस ओपिनियन के आधार पे हम कह सकते हैं कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी बिगड़ रही है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। तो इस तरह से हम डाटा कलेक्शन करने के पश्चात हम एक ओपिनियन देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, सामान्यीकरण देते हैं, और कुछ ऐसी बात कहते हैं जो सत्यता के करीब जा सकती है। तो किसी भी विषय को विज्ञान बनने के लिए या विज्ञान होने के लिए इन 5 चीज़ों का होना जरूरी होता है। अब हम देखते हैं कि विज्ञान जो साइंस है, इस साइंस को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, साइंस जो विज्ञान है, इस विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। एक है नेचुरल साइंस, जिसको हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। पहला क्या है, नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस, इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक विज्ञान। और दूसरा हो गया आपका मानविकी, या इसको ह्यूमैनिटीज कहते हैं, मानविकी। और तीसरा जो होता है, तीसरा सोशल साइंस। सोशल साइंस विज्ञानों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है नेचुरल साइंस या प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा है ह्यूमैनिटीज या मानविकी, तीसरा है सोशल साइंस। सोशल साइंस को तीसरे स्थान पर इसलिए रखा गया है क्योंकि यह बाद में, इसका अध्ययन बाद में होना शुरू होता है। पहले नेचुरल साइंस का होता है, फिर ह्यूमैनिटीज का होता है, उसके पश्चात यह तीसरे नंबर पर आता है, इसलिए सोशल साइंस को हम तीसरे स्थान पर रखते हैं। अब नेचुरल साइंस के अंतर्गत कौन है, नेचुरल साइंस, यानी नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान ऐसा विज्ञान होता है जो अपने मूल रूप में होता है और उसी मूल रूप के गुण धर्म के आधार पर हम अध्ययन करते हैं। उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी कि प्रकृति के द्वारा जो हमें प्रदत्त होती है उसी प्रदत्त वस्तुओं पर, प्रदत्त तथ्यों पर हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के पश्चात हम किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचते हैं, तो वह नेचुरल साइंस होता है। जैसे कि नेचुरल साइंस में है आपका फिजिक्स हो गया, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान हो गया, केमिस्ट्री
केमिस्ट्री, केमिस्ट्री हो गया। केमिस्ट्री के बाद जूलॉजी हो गया, जूलॉजी, बॉटनी, बॉटनी। ये सारी चीज़ें जो है इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे वनस्पतियों का हम अध्ययन करें तो वनस्पतियों में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वह जो हमें मूल रूप में प्राप्त होती है उसी आधार पर अध्ययन करते हैं। इसी तरह से फिजिक्स को लेते हैं, केमिस्ट्री को लेते हैं। केमिस्ट्री में जो रसायन होते हैं वह अपने मूल रूप में होते हैं। रसायनों के परस्पर संक्रियाओं के द्वारा होने वाले जो परिणाम होते हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। उस अध्ययन के आधार पर ही हम कोई किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तो ये नेचुरल साइंस होता है। और ह्यूमैनिटीज में क्या है? ह्यूमैनिटीज में विभिन्न विषयों को समायोजित किया गया है। ह्यूमैनिटीज यानी मानविकी में विभिन्न विषयों को समायोजित किया गया है। जैसे कि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हो गई आपकी, एंथ्रोपोलॉजी हो गई, एंथ्रोपोलॉजी, टेक्नोलॉजी हो गई, एंथ्रोपोलॉजी हो गई। एरिया स्टडीज हो गया, एरिया स्टडीज हो गया, कल्चरल स्टडीज हो गया, कल्चरल स्टडीज सांस्कृतिक अध्ययन, क्षेत्र अध्ययन, और लिंग्विस्टिक भाषा विज्ञान या भाषा का अध्ययन। इन सभी विषयों को हम किस में लेते हैं? मानविकी के अंतर्गत। इसके अलावा और भी है, इन सभी विषयों को मानविकी के अंतर्गत लेते हैं। इसके अलावा इन सभी के अलावा बहुत सारे विषय हैं जो मानविकी के अंतर्गत शामिल किया गया है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में हम सीधे सीधे ले सकते हैं हिस्ट्री को ले सकते हैं, हिस्ट्री को ले सकते हैं, ज्योग्राफी को ले सकते हैं, जियोग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस को ले सकते हैं, सोशल साइंस को ले सकते हैं यानी कि सोशियोलॉजी को ले सकते हैं, साइकोलॉजी को ले सकते हैं, साइकोलॉजी को ले सकते हैं। इन सब को, इकोनॉमिक्स को ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स, इन सब को हम सोशल साइंस के अंतर्गत रखते हैं। इन एजुकेशन हो गया, एजुकेशन को ले सकते हैं, एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, इन सब को हम सोशल साइंस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि लॉ हो गया, एजुकेशन हो गया, लॉ हो गया, सोशल वर्क। तो सोशल साइंस के अंतर्गत क्या आते हैं? हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, और इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, लॉ है, सोशल वर्क है। इन सब विषयों को हम किस में समाहित करते हैं? सोशल साइंस में समाहित करते हैं। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कुछ नवसृजित विषय भी हैं। नवसृजित विषय जिनको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि साइकोलॉजी है, जैसे कि साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को भी हम सोशल साइंस के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी, इसको हम कहते हैं मानव विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं? मानव विज्ञान। मानव विज्ञान को भी हम सोशल साइंस के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा हो गया क्रिमिनोलॉजी, अपराध शास्त्र जिसको हम कहते हैं अपराध शास्त्र। पेनोलॉजी, दंड शास्त्र, इसको हम दंड शास्त्र कहते हैं। थियोलॉजी, धर्मशास्त्र जिसको हम कहते हैं धर्मशास्त्र। इन सब को हम सोशल साइंस के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी भी है, विधि शास्त्र भी है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र जिसको हम कहते हैं विधि शास्त्र। इन सभी विषयों को हम सोशल साइंस के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरह से हमने इस विज्ञान को, साइंस को 3 भागों में विभाजित किया है। एक नेचुरल साइंस हो गया, और दूसरा हो गया ह्यूमैनिटीज हो गया, मानविकी, और तीसरा सोशल साइंस हो गया। तो हमें क्या पढ़ना है? सोशल साइंस पढ़ना है। जो पॉलिटिकल साइंस है, जो राजनीति विज्ञान है, यह सोशल साइंस का ही एक शाखा है, सोशल साइंस का ही विषय है।
आइए अब चलते हैं सामाजिक विज्ञान पर। सामाजिक विज्ञान क्या होता है, ये सामाजिक विज्ञान है क्या, सोशल साइंस क्या है। इसमें दो चीजें दी गई हैं, एक सामाजिक है, एक विज्ञान है। विज्ञान की परिभाषा हमने आपको बता ही दिया है कि समाज का जब क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से हम अध्ययन करते हैं तो वो सामाजिक विज्ञान कहलाता है। यह सामाजिक यानी कि सामाजिक जो है यह समाज शब्द से बना है, समाज शब्द से बना है सामाजिक। समाज क्या होता है, समाज जो होता है व्यक्तियों का समूह होता है, व्यक्तियों का समूह या समुदाय होता है, समूह या समुदाय होता है व्यक्तियों का। यानी कि व्यक्ति जब समुदाय में रहते हैं या समूह में रहते हैं तो उसको हम समाज कहते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के अलग अलग समुदाय हो सकते हैं, अलग अलग समाज हो सकते हैं, जैसे आदिवासी समाज ले सकते हैं, कबीलाई समाज ले सकते हैं, आधुनिक समाज ले सकते हैं। यानी कि जब समाज की जो व्यवस्था होती है परिवर्तित होने लगती है तो उस परिवर्तन के आधार पर समाज का स्वरूप भी बदलता जाता है। तो इस तरह से जो समाज होता है वह व्यक्तियों के समूह या समुदायों को कहते हैं। समाज किसको कहते हैं, व्यक्तियों के समूह या समुदायों को कहते हैं। समाज की परिभाषा भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग दी गई है। जैसे कि ग्रीन कहते हैं, ग्रीन का कहना है कि समाज एक बहुत बड़ा समूह है जिसका कोई ग्रीन का कहना है कि समाज एक बहुत बड़ा समूह है जिसमें कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है या सदस्य हो सकता है। समाज जो होता है जनसंख्या से निर्मित होता है, संगठन से निर्मित होता है, समय, स्थान और स्वार्थों से निर्मित होता है। समाज में विभिन्न चीजें होती हैं और विभिन्न चीजों को मिलाकर समाज बनता है। संबंध जो निर्धारित होते हैं वह स्वार्थों के द्वारा निर्धारित होते हैं। इसी तरह से एडम स्मिथ का कहना है, एडम स्मिथ कहते हैं कि समाज जो है, समाज का जो निर्माण होता है वह मनुष्यों ने पारस्परिक लाभ के निमित्त किया है। यानी कि पारस्परिक लाभ के निमित्त जो कृत्रिम उपाय किया गया है वह क्या है, समाज होता है। डॉक्टर जेम्स कहते हैं, डॉक्टर जेम्स का कहना है, डॉक्टर जेम्स का कहना है कि मनुष्य के शांतिपूर्ण संबंधों की जो अवस्था है वही क्या है, समाज है। यानी समाज मनुष्य के शांतिपूर्ण अवस्था का ही नाम है, शांतिपूर्ण संबंधों की अवस्था का ही नाम क्या है, समाज है। प्रोफेसर गिडिंग्स का कहना है, प्रोफेसर गिडिंग्स पर आते हैं हम, प्रोफेसर गिडिंग्स कहते हैं, प्रोफेसर गिडिंग्स का कहते हैं कि समाज, प्रोफेसर गिडिंग्स का कहना है कि समाज स्वयं एक संघ है, यह एक संगठन है और यह व्यवहारों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होते हैं। समाज क्या है, एक प्रकार का ऐसा संघ है या ऐसा समुदाय है जो कि विभिन्न व्यक्तियों को मिलाकर बनता है। विभिन्न व्यक्ति मिलकर व्यवहार करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। प्रोफेसर मैकाइवर का कहना है, प्रोफेसर मैकाइवर कहते हैं कि समाज का अर्थ मानव द्वारा स्थापित होने वाले संबंधों से है। समाज का अर्थ क्या है, मानव द्वारा स्थापित होने वाले संबंधों से है जिन्हें स्थापित करने के लिए उनको विवश होना पड़ता है। यानी कि समाज जो है यह व्यवस्था का नाम ही समाज है, विवश होना पड़ता है। जैसे कि व्यक्ति जो होता है वह समाज में आने के लिए विवश होना पड़ता है, बिना समाज का व्यक्ति नहीं रह सकता है। जैसा कि अरस्तु का कहना है, अरस्तु कहता है कि अरस्तु कहता है कि जो व्यक्ति समाज की आवश्यकता नहीं महसूस करता हो या समाज में रहना नहीं चाहता हो, या तो वह देवता है या फिर पशु हो सकता है, वह देवता या पशु हो सकता है। अरस्तु कहता है कि जो व्यक्ति समाज की आवश्यकता नहीं महसूस करता वह क्या होता है, देवता होता है या फिर पशु होता है। तो इस तरह से समाज की आवश्यकता हर व्यक्ति को पड़ती है। व्यक्ति अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी कहाँ करते हैं, समाज में करते हैं। हर व्यक्ति एक व्यक्ति से बंधा होता है। समाज के जितने लोग होते हैं सभी लोग अन्योन्याश्रित रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अन्योन्याश्रितता का संबंध होता है। उनका संबंध कैसा होता है, अन्योन्याश्रितता का संबंध होता है, एक दूसरे से बंधे होते हैं। सभी लोग एक दूसरे से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इस तरह से मैकाइवर ने समाज के कुछ तत्व बताए हैं। समाज के तत्व, मैकाइवर ने समाज के कुछ तत्वों का उल्लेख किया है, समाज के तत्वों का उल्लेख किया है मैकाइवर ने। मैकाइवर का कहना है कि समाज के कुछ तत्व होते हैं, यह तत्व प्रत्येक समाज में देखने को मिलता है। जैसे पहला है
रीतियाँ या रीति रिवाज, समाज में हम देखते हैं कि रीति रिवाज मिलते हैं हमें। हर समाज के अपने कानून होते हैं, व्यवहार करने के कानून होते हैं, नियम होते हैं, तौर तरीके होते हैं, परंपराएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं, रूढ़ियाँ होती हैं। उन प्रथाओं को, उन परंपराओं को, उन रीति रिवाजों को समाज के प्रत्येक सदस्यों के द्वारा पालन किया जाता है, कराया जाता है। यदि कोई सदस्य उन रीति रिवाजों का पालन नहीं करता है तो उसको सामाजिक दंड दिया जाता है। दूसरा है अधिकार। यह जो अधिकार होता है हर सदस्यों के पास होता है, उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अपने अधिकार के उल्लंघनकर्ता को दंडित करने का अधिकार उसके पास होता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है या उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो समाज की शरण में जाता है और समाज द्वारा उनको दंडित किया जाता है। हर व्यक्ति के पास अपने अपने अधिकार सुनिश्चित होते हैं। हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रताएं होती हैं। स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वतंत्र होता है, समाज में वो स्वतंत्र होता है, अपने स्वतंत्र रहकर वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। स्वतंत्र रहकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, परिवार का पालन पोषण कर सकता है। समाज की कुछ मर्यादाएं होती हैं लेकिन उसकी स्वतंत्रता समाज की मर्यादाओं का पालन करने में होता है। जिस तरह से स्वतंत्रता कानून के पालन करने में निहित होती है उसी तरह से जो सामाजिक स्वतंत्रता होती है समाज के कानूनों का पालन करने में निहित होती है। कार्य प्रणाली होती है, हर समाज की अपनी अपनी कार्य प्रणाली होती है। कार्य प्रणाली, हर समाज की अपनी अपनी कार्य प्रणाली होती है, उनके अपने अपने तौर तरीके होते हैं कार्य करने के लिए। जैसे कि वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए उनके तौर तरीके होते हैं, नियम होते हैं, और वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए तौर तरीके होते हैं, नियम होते हैं। विभिन्न संबंधों को निर्धारित करने के लिए उनकी कार्य प्रणाली होती है। इसी तरह से उत्पादन की कार्य प्रणाली होती है, आर्थिक कार्य प्रणाली होती है, धार्मिक कार्य प्रणाली होती है। यानी कि उनकी एक कार्य प्रणाली होती है जिसके आधार पर वह अपना विकास करते हैं या वह समाज अपना विकास करता है। पांचवा है समूह या उपसमूह। समाज जो होता है विभिन्न समूहों में बटा होता है या विभिन्न उप समूहों में बटा होता है। यह समाज में छोटे छोटे समूह होते हैं, सारे समूह मिलकर एक समुदाय का निर्माण करते हैं या एक समाज का निर्माण करते हैं। इसी तरह से समूह जो होते हैं उन समूहों के भी समूह होते हैं जिसको उप समूह कहते हैं। यह सब उसी समाज के अंतर्गत होते हैं। छठा है मानव व्यवहार पर नियंत्रण। मनुष्य अपने व्यवहार पर नियंत्रण करता है। मनुष्य जो होता है वह अपने व्यवहारों पर नियंत्रण करता है। वह स्वच्छंद आचरण नहीं करता है बल्कि वह अपनी मर्यादाओं, प्रथाओं, रीति रिवाजों से बंधा होता है, उसी आधार पर आचरण करता है। तो ये सारे तत्व मिलकर समाज का निर्माण करते हैं, या हम कह सकते हैं समाज के सारे तत्व होते हैं जो हर समाज में हमें देखने को मिलता है। चाहे वह कबीलाई समाज हो, चाहे आदिम समाज हो, चाहे सभ्य समाज हो, चाहे आधुनिक समाज हो, किसी प्रकार की सोसाइटी हो, किसी प्रकार का समाज हो, उस समाज में हमें कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। हर समाज की अपनी अपनी विशेषता होती है। सभ्य समाज की अपनी विशेषता होती है। जो सभ्य समाज होता है या संपन्न समाज होता है वह आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण होता है। इसी तरह से हम निर्धन समाज दे सकते हैं, आदिवासी समाज को देख सकते हैं। आदिवासी समाज में वही उनके तौर तरीके, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब भिन्न होते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वह आदिम यानी कि आदि मानव के रूप में रहते हैं या आदिम जगत की परंपराओं का वह पालन करते रहे हों। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो समाज है, समाज से आशय केवल व्यक्तियों के समूह से ही नहीं है बल्कि उनके संबंधों की व्यवस्था से भी है। संबंधों की व्यवस्था से, उनके संबंधों की व्यवस्था के हैं, संबंधों की व्यवस्था से हैं कि ये मनुष्यों के बीच आपस में किस प्रकार का संबंध है। यानी कि जो समाज होता है, समाज को हम क्या कहते हैं, सामाजिक संबंधों का जाल कहते हैं। जैसा कि मैकाइवर और पेज कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, यानी कि जाल कहा जाता है। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले अनेक प्रकार के संबंध होते हैं जो मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। जैसे पिता पुत्र, पिता माता पिता, दादा दादी, पुत्र पुत्री, भाई भतीजा वगैरह विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं जो मिलकर एक समाज का निर्माण करता है। इसी तरह से कुल, वंश इत्यादि का निर्माण होता है। तो इस तरह से समाज व्यक्तियों का एक समूह होता है जो कि सामाजिक संबंधों से बंधे होते हैं। समाज क्या होता है, व्यक्तियों का समूह होता है जो सामाजिक संबंधों से बंधे होते हैं, जो सभी लोग एक ही सामाजिक नियमों के अधीन रहते हुए समाज के मर्यादाओं का पालन करते रहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को या ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। अब हम आते हैं सामाजिक विज्ञान पर। सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या होता है? सोशल साइंस
व्हाट इज सोशल साइंस? सोशल साइंस की भी परिभाषा विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई है, विभिन्न डिक्शनरी में इसकी परिभाषा दी गई है, जैसे कि वेबस्टर न्यू 20th सेंचुरी, वेबस्टर न्यू 20th सेंचुरी डिक्शनरी। वेबस्टर न्यू 20th सेंचुरी डिक्शनरी में सामाजिक विज्ञान को परिभाषित किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि व्यक्ति अपने परिवार, जाति, वर्ग, कुटुंब तथा समुदाय में किस तरह रहता है, यानी कि व्यक्ति अपने परिवार में किस तरह रहता है, कुटुंब में किस तरह रहता है, जाति में किस तरह रहता है, वर्ग में किस तरह रहता है, समुदाय में किस तरह रहता है, इन सब बातों का जो अध्ययन है वह अध्ययन हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसी तरह से न्यू सेंचुरी डिक्शनरी, न्यू सेंचुरी डिक्शनरी में यह कहा गया है, न्यू सेंचुरी डिक्शनरी में कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान उन विज्ञानों का समूह है जो मानव की परिस्थिति, अस्तित्व तथा समुदाय में उसके स्थान की विवेचना करता है, यानी कि मनुष्य की परिस्थितियों की विवेचना करता है, मनुष्य की समुदाय मनुष्य का जो समुदाय में स्थान है उस समुदाय के स्थान की विवेचना, समुदाय में उसके स्थान की विवेचना करता है, यानी कि मानव के परिस्थिति और समुदाय में व्यक्ति की स्थान की विवेचना करता है। तीसरी परिभाषा जो है मैकमिलन मॉडर्न डिक्शनरी, मैकमिलन मॉडर्न डिक्शनरी में दी गई है। तीसरी परिभाषा मैकमिलन मॉडर्न डिक्शनरी में कहा गया है कि यह विज्ञान समाज के विकास और उसकी संरचना का अध्ययन करता है। यह जो किसका अध्ययन करता है, यह सामाजिक विज्ञान समाज की संरचना का अध्ययन करता है, संरचना का अध्ययन करता है और उसके विकास का अध्ययन करता है, उसके विकास का अध्ययन करता है, संरचना और विकास का अध्ययन ही करता है। कौन? सामाजिक विज्ञान करता है, यानी कि सामाजिक विज्ञान समाज के विकास और संरचना की संरचना, यानी कि सामाजिक विज्ञान समाज के विकास और संरचना का अध्ययन करता है। चौथी परिभाषा हम देख सकते हैं कि वेबस्टर थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी, वेबस्टर थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान ज्ञान जगत की वह शाखा है। सामाजिक विज्ञान क्या है? ज्ञान जगत की वह शाखा है जो मानव समाज के कार्य या उससे संबंधित संस्थाओं तथा मानवीय संबंधों की व्याख्या करता है। वेबस्टर थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में यह कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है या ज्ञान जगत की वह शाखा है जो मानव समाज के कार्य एवं उससे संबंधित संस्थाओं तथा मानवीय संबंधों की व्याख्या करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की परिभाषा विभिन्न डिक्शनरी के द्वारा दी गई है, इसके अलावा विभिन्न विद्वानों के द्वारा भी दी गई है, लेकिन कुल मिलाकर जो सामाजिक विज्ञान जो है वो समाज का अध्ययन है, समाज का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन है, समाज के हर पहलुओं का अध्ययन होता है। इस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम समाज के हर उसके आर्थिक प्रणाली का अध्ययन करते हैं, सांस्कृतिक प्रणाली का अध्ययन करते हैं, भौतिक प्रणाली का अध्ययन करते हैं, मानवीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, राज्य और व्यक्ति के बीच क्या संबंध है इसका अध्ययन करते हैं, मनुष्य ने अतीत में क्या किया है इसका अध्ययन करते हैं। इन सब बातों का अध्ययन हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। आइए अब थोड़ी एक नज़र डाल लेते हैं सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता पर। सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता क्या होती है? यानी कि सामाजिक विज्ञान जो होता है इसकी पहली उपयोगिता यह होती है, यानी कि सामाजिक विज्ञान उपयोगी क्यों होता है, हम क्यों पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान, या सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतने विषय क्यों समाहित किए गए हैं, इसकी उपयोगिता क्या है? इसकी उपयोगिता क्या है? पहली उपयोगिता यह होती है कि इसके द्वारा, यानी कि सामाजिक विज्ञान के द्वारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हो रहे बदलाव को नियंत्रित किया जाता है, यानी कि बदलाव को नियंत्रित किया जाता है। बदलाव या परिवर्तन, जो समाज में परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम रोक सकते हैं। किसके द्वारा? सामाजिक विज्ञान के द्वारा हम रोक सकते हैं। हम देखते हैं कि समाज में नित्य नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, संस्कारों में परिवर्तन हो रहे हैं, मूल्यों में परिवर्तन हो रहे हैं, तो
उनके रहन सहन में परिवर्तन हो रहे हैं, बोलचाल की भाषा में परिवर्तन हो रहे हैं। तो जो समाज में विभिन्न परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तनों का अध्ययन करके हम उस परिवर्तन को रोक सकते हैं, बदलावों को नियंत्रित कर सकते हैं अध्ययनों के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा, रिसर्च के द्वारा। दूसरी उपयोगिता इसकी होती है कि यह समाज की जो संरचनाएं होती हैं, विभिन्न संरचनाएं होती हैं समाज में, उन संरचनाओं को समझने में सहायक होता है समाज में। क्योंकि समाज जो होता है, समाज में एक जटिल संरचना होती है। इसमें विभिन्न जाति होती है, जाति की भूमिका होती है, वर्ग की भूमिका होती है, धर्म की भूमिका होती है, लिंग की भूमिका होती है। लिंग यानी कि स्त्री और पुरुष, इनकी भूमिकाएं होती हैं, स्त्री और पुरुष इनकी भूमिका होती है। तो इस तरह से समाज की जो सामाजिक संरचना होती है, सामाजिक विज्ञान के द्वारा हम उसको समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि जाति का स्वरूप क्या है, वर्ग का स्वरूप क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, लिंग की समाज में क्या भूमिका है। तो समाज की संरचना में को समझने में सहायक होता है। तीसरी इसकी उपयोगिता जो समझ में आती है वह यह है कि यह शिक्षा के आधार पर समाज का निर्माण करने में सहायक होता है। यानी कि सामाजिक विज्ञान के द्वारा समाज निर्माण के बिंदुओं का अध्ययन किया जा सकता है कि समाज निर्माण हम कैसे करें, समाज निर्माण के बिंदुओं का अध्ययन किया जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न जो समाज में समस्याएं होती हैं, स्थानीय स्तर की या सामाजिक स्तर की जो समस्याएं होती हैं, समस्याओं को समझा जा सकता है, हम समस्याओं का पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे? जब अध्ययन करेंगे, समाज में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, लोगों का पर्यवेक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे, तब तो हम समस्याओं का पता लगा सकते हैं। अन्यथा समस्याओं का पता लगा सकने में हम असमर्थ हो सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के द्वारा पूर्व को, यानी कि जो पूर्व का ज्ञान होता है, पूर्व ज्ञान को वर्तमान से जोड़ा जाता है और वर्तमान ज्ञान को भविष्य से जोड़ा जाता है। जब हम अध्ययन करते हैं तो क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से जोड़ते हैं, और जो वर्तमान ज्ञान होता है उसको हम भविष्य के ज्ञान से जोड़ते हैं। यानी कि पूर्व को वर्तमान से, वर्तमान को भविष्य के साथ जोड़ने में यह सहायक होता है। क्या सहायक होता है? सामाजिक विज्ञान सहायक होता है। यह समायोजन करने में सहायक होता है विभिन्न व्यक्तियों के साथ, यह समायोजन करने में सहायक होता है। यह व्यक्ति और व्यक्ति के बीच समायोजन करने में यह सरलता उत्पन्न करता है। यानी कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच सामंजस्य स्थापित करने में यह मदद करता है। व्यक्ति और विभिन्न संस्थाओं के बीच जो सामंजस्य स्थापित करने में यह अपनी भूमिका निभाता है, सामंजस्य स्थापित करने में यह योगदान देता है। तो इस तरह से जो सामंजस्य की समस्या है, वह सामंजस्य की समस्या दूर हो सकती है। सामाजिक विज्ञान के द्वारा, अध्ययन के द्वारा वह दूर हो सकती है। तो समायोजन की जो समस्या होती है उसका हम पता लगा सकते हैं। विभिन्न लोग, विभिन्न वर्ग आपस में कैसे समायोजन कर सकते हैं। जैसे जाति, वर्ग, धर्म और लिंग, समाज की जो भी संरचनाएं होती हैं वह आपस में समायोजन करती हैं, समन्वय करती हैं। समायोजन और समन्वय स्थापित करने के उपरांत ही वह समाज में रहती हैं। जो सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता हम देख सकते हैं, अंतिम उपयोगिता देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्थिति का निर्माण करने में सहायक होता है। राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र निर्माण में सहायक, राष्ट्र निर्माण में यह सहायक होता है, राष्ट्रीय स्थिति के निर्माण करने में सहायक होता है। राष्ट्र निर्माण कैसे होता है? जब हम विभिन्न लोगों के साथ सहयोग करेंगे, सामंजस्य करेंगे, एकता स्थापित करेंगे, लोगों के बीच बंधुत्व की भावना स्थापित करेंगे, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, तब तो हम राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। जैसे विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न वर्ग, धर्म, विभिन्न लिंग के लोग हैं, जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने से एकता पैदा होगी, और जो एकता पैदा होगी उससे राष्ट्रीय एकता पैदा होती है। यानी कि उनको जोड़ने से जो एकता आएगी वह राष्ट्र निर्माण में सहायक होता है। तो इस तरह से सामाजिक विज्ञान के द्वारा हम राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर सकते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना को मजबूत सकते हैं, भाईचारे की भावना को मजबूत सकते हैं, सभी लोगों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय उपलब्ध करा सकते हैं। आइए अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल साइंसेज। समाज विज्ञानों का महत्व क्या है। यानी कि जो समाज विज्ञान, जब इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, राजनीति पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, मनोविज्ञान पढ़ते हैं, विभिन्न जो समाज विज्ञान के जो विभिन्न विषय हैं उन सबको पढ़ते हैं, तो उसका महत्व क्या होता है। पहला महत्व होता है
कि यह समायोजन के लिए तैयार करता है, समायोजन के लिए तैयार करता है। क्योंकि समाज विज्ञान पढ़ने से, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति समायोजन करने के लिए तैयार रहता है, वह सभी परिस्थितियों से अवगत होता है, वह सभी परिस्थितियों से अवगत होता है, इसलिए वह समायोजन करने के लिए तैयार होता है। दूसरा है कि वह उद्देश्यों से, समाज निर्माण के लिए जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्यों के लिए तैयार होता है, उद्देश्यों के लिए तैयार होता है। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्यों के लिए तैयार होता है। अब उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक उद्देश्य होते हैं, जैसे कि मूल्यों का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है, यह समाज के उद्देश्य होते हैं। समाज के उद्देश्य क्या होते हैं? सामाजिक मूल्यों का निर्माण है, मूल्यों का निर्माण है, मूल्यों का निर्माण, समाज निर्माण, समाज निर्माण, मूल्यों का निर्माण, समाज निर्माण इत्यादि जैसे उद्देश्य होते हैं, सामाजिक उद्देश्य होते हैं। जो एक विद्यार्थी होता है या हम लोग होते हैं, जब सामाजिक विज्ञान की किसी भी शाखा को पढ़ते हैं तो उसके द्वारा हम मूल्यों के निर्माण के लिए तैयार होते हैं, सामाजिक बदलाव के लिए तैयार होते हैं। हम विभिन्न छात्रों को, विभिन्न लोगों को सामाजिक उद्देश्यों से परिचित कराते हैं कि सामाजिक उद्देश्य हैं क्या। और इसके द्वारा तीसरा, सामाजिक विज्ञान के द्वारा हम लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं और उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। हम ये निर्धारण करते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे अध्ययन का उद्देश्य क्या है, हमारे समाज का उद्देश्य क्या है, हमारे राष्ट्र का उद्देश्य क्या है। इन विभिन्न उद्देश्यों से और लक्ष्यों से लोगों को परिचित कराते हैं, लोगों को बताते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इसका आ सकता है कि नैतिक मूल्यों का विकास, हम नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। जब हम समाज निर्माण करते हैं तो मूल्य प्राथमिक होता है। जब तक मूल्यों का निर्माण नहीं होगा तब तक समाज का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम मूल्यों का निर्माण करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं, लोगों को सामूहिक और सामाजिक कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं, शांति स्थापित करने के लिए प्रेरणा देते हैं। विभिन्न जो सामाजिक संरचनाएं होती हैं, सामाजिक संरचनाओं को आपस में सहयोग करने के लिए हम प्रेरित करते हैं। जैसे जात की भूमिका होती है, धर्म की भूमिका होती है, वर्ग की भूमिका होती है, लिंग की भूमिका होती है। सभी लोगों को आपस में सामंजस्य स्थापित करना, समाज निर्माण के लिए प्रेरित करना, राष्ट्र निर्माण करना, समाज में जो नए नए उद्देश्य होते हैं उद्देश्यों से परिचित कराना, समाज निर्माण में सहयोग देना इत्यादि, इन सभी बातों का समावेश हम इसमें कर सकते हैं। हम इस समाज विज्ञान के अंतर्गत अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। समाज विज्ञान के अंतर्गत हम अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, अतीत की घटनाओं से हम परिचित होते हैं और मानव विकास और विकास के चरणों को समझते हैं। जो हम व्यक्तियों का विकास कैसे हुआ है, व्यक्ति अपने आदिम अवस्था से वर्तमान अवस्था तक कैसे पहुंचा है, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, कौन कौन सी चेंजिंग हुई है। इसी तरह से राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, सरकार की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य और सरकार के बीच क्या संबंध है। यानी कि हम राजनीति को भी समझते हैं, सामाजिक संबंधों के साथ साथ राजनीतिक संबंधों को भी समझते हैं, आर्थिक संबंधों को समझते हैं। मनुष्य की जो उत्पादन प्रणाली है, यानी कि जो भी व्यवस्था होती है वह उत्पादन प्रणाली के आधार पर होती है। तो जिस समाज की जैसी उत्पादन प्रणाली होती है वैसे वहाँ की संरचनाएँ होती हैं। तो वर्तमान की उत्पादन प्रणाली जो है वह क्या है, मशीनों पर आधारित है, तो संरचनाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। तो इस तरह से हम संक्षेप में आपको सामाजिक विज्ञान का अर्थ है, समाज का अर्थ है, सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता और सामाजिक विज्ञान का महत्व, इन सब बातों को समझाया। इस वीडियो में जो आपको बता रहा हूँ यह सेकेंड पेपर है जो कि प्रैक्टिकल है, और इसको भी समझना आप लोगों के लिए उतना ही जरूरी है जितना जरूरी प्रथम प्रश्न पत्र को है। तो इस वीडियो में मैंने सामाजिक विज्ञान के बारे में बताया कि सामाजिक विज्ञान क्या होता है। अगला वीडियो जो होगा मेरा वह तथ्य मूल्य विवाद, यानी कि सामाजिक तथ्य और सामाजिक मूल्य, तथ्य और मूल्य विवाद पर होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।